Hello everyone. Today we are going to discuss video solution of CBSE मैथमेटिक्स पेपर जो आज पेपर हुआ था CBSE बोर्ड का मैथमेटिक्स का, जिसका हम सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूं कि पेपर किस टाइप का रहा है. बेसिकली पेपर मॉडरेट टाइप का था. सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड पूछे गए हैं, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा गया है. तो मोस्ट ऑफ द बच्चों के जो रिएक्शन मेरे पास आए उन्होंने क्लियरली बताया कि पेपर अच्छा हुआ है, जो भी रेजुरेंस से पढ़े हुए हैं, और जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो क्लासरूम से अधिकतर क्वेश्चंस का जो सवाल आए हैं क्लासरूम से पूछे गए हैं, नोट्स में जो करवाए गए हैं वहां से पूछे गए हैं, हमारी डीपीपी या फिर शीट्स मॉड्यूल से सवाल डायरेक्ट पूछे गए हैं. ठीक है, तो और जो पेपर का कुछ स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की होगी, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आई थिंक पेपर कंप्लीटली मॉडरेट टाइप का था. तो हम वन बाय वन हर क्वेश्चन का डिस्कशन यानी कि डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे. आप जरूर चेक कीजिएगा कि कौन सा सवाल आपका सही हुआ है, कौन सा रॉन्ग हुआ है, गलत हुआ है. राइट, माय नेम इज गौरव पांचाल, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट द रेजोनेंस. ओके, बिना टाइम वेस्ट किए हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेपर का सेट है, यहाँ पर 3 सेट बेसिकली आए होंगे. सेट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे. सेट फर्स्ट वाले में पेपर कोड है 65/3/1. राइट, दीज आर द जनरल इंस्ट्रक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना चाहिए था. पेपर कंप्लीटली सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने दिया था उसी पर बेस्ड है, यानी कि 14 सवाल वाला था, तो यहाँ 14 सवाल ही पूछे गए हैं. उसमें सब सेक्शन भी थे कुछ क्वेश्चंस में. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन थे, और फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट गिवन है 1 1 1 फ्रॉम द प्लेन x minus y plus z plus lambda equal 0 is 5/√3. फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा. लेमडा की वैल्यू पूछी गई ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही, ये 2 मार्क्स का है. सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं 2 मार्क्स के हैं, और ये 2 नंबर में पूछा गया है. ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिखना है, हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है. राइट, तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, दैट इज इस पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. प्लेन का इक्वेशन क्या है, ये एक प्लेन है सपोज करो, और इसका इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई प्लस जेड प्लस लेमडा इक्वल 0. ओके, और यहां एक पॉइंट दे दिया है, दैट इज ये पॉइंट है 1 1 1. तो ये डिस्टेंस हमें मेजरमेंट करनी है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और ये कितनी गिवन है, यानी ये तो गिवन है और इसके रेस्पेक्ट में 5/√3 है ना, कि 5√3, तो 5/√3 है, और ये डिस्टेंस गिवन है. हमें लेमडा आ रहा है, लेमडा की अननोन क्वांटिटी निकालनी है. राइट, तो हाउ टू डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दीजिए. मोड ऑफ, आपको क्या करना है, ये इक्वेशन वैसे के वैसे रखनी है. एक्स वाई जेड की जगह क्या रिप्लेस करोगे, 1 1 1. ओके, तो 1 1 यहां पुट कर दिया है, 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस लेमडा डिवाइड बाई √1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 मॉडुलस ऑफ इक्वल कितना गिवन है 5/√3. कितना गिवन है 5/√3. ओके, यहां से देखो 1 से 1 कैंसिल हुआ है, तो ये 1 प्लस लेमडा, और नीचे कितना आ गया, √3 आ गया है, दैट इज 5/√3 मोड ऑफ. ये √3 से √3 तो आप कैंसिल कर दीजिएगा, तो व्हाट रिमेनिंग 1 प्लस लेमडा इक्वल 5 आया है. जब ये देखो ये मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस, यहां पर 1 प्लस लेमडा और प्लस माइनस 5 कर दीजिएगा. प्लस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव 2 साइन लेकर आप इसे सोल्व करोगे तो लेमडा की 2 वैल्यू आएगी. जब मैं यहां पर प्लस साइन लूंगा तो 1 प्लस लेमडा इक्वल 5, तो लेमडा इक्वल 4 आया है, ठीक है ना. और नेगेटिव यहां पर लोगे 1 प्लस लेमडा और ये -5, तो लेमडा इक्वल -6 होगा. These are the answers. ये आंसर होंगे, ठीक है ना. जिन बच्चों के ये आंसर आए हैं तो they will get 2 marks. ओके, सेकंड वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सेकंड वाला राइट द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर. वेक्टर चैप्टर से पूछा गया है, 2 मार्क्स में प्रोजेक्शन वाला पूछा गया है, ठीक है ना. बेसिकली प्रोजेक्शन, किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं. राइट, तो प्रोजेक्शन किस तरह से निकालना है आपको पता है. सही फॉर्मूला क्या है इसका, बेसिक्स. यदि मैं बात करूं कोई 2 वेक्टर्स की, ए और बी का, तो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय जिस वेक्टर पर निकालते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे. तो फाइनली बेटा यहां पूछा गया है कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर,
ऑन द वेक्टर ए, ठीक है ना, ए वेक्टर पूछा गया, वेयर द ए वेक्टर दिस वन, बी वेक्टर दिस वन एंड सी वेक्टर दिस वन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बी प्लस सी निकालिए, दोनों का सम, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं सम, ठीक है, दोनों का सम करके लिख देते हैं। 1 और ये कितना हो गया 3i केप, राइट, ये 2 और ये हो गया प्लस जे केप और -2 प्लस 2k केप, क्लियर। ये b प्लस सी आ चुका है, ए वेक्टर गिवन है, तो प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर प्लस c वेक्टर ऑन a वेक्टर, दैट इज b प्लस c डॉट a वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय, किस पर निकालोगे, a वेक्टर पर, तो a वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, ओके। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल ये पूछा गया है, आपको क्या करना है, ये वेक्टर लिखना है 3i के प्लस जे के प्लस 2k के डॉट a वेक्टर कितना है, ये वाला है 2i के माइनस 2j के प्लस k के, क्लियर हुआ पॉइंट। और यहां से डिवाइडेड बाय, किसके डिवाइड, मैग्नीट्यूड से कर दीजिए, तो ये 4 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया बेटा 6, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ये -2 हो गया है और ये +2 हो गया, डिवाइड बाय 4 यानी कि 9 हो गया, 3 आ जाएगा, ठीक है ना, √9 यानी कि 3, और ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 6/3 दैट इज 2 आ जाएगा प्रोजेक्शन, ये होगा इसका आंसर 2, ठीक है ना। तो बेसिक फॉर्मूला पे आपको मेंशन कर रहा था और ये आंसर आ जाएगा 2, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया है, बहुत इजी, जनरल सॉल्यूशन। दो तरह के सॉल्यूशंस मैंने बताए थे क्लासरूम में, भैया पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में सिंपल देखो, मेथड्स अलग अलग है। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx दैट इज इक्वल 3e⁻²x प्लस 3e⁴x दिया हुआ है, डिवाइड बाई e⁻x प्लस e⁻−x। आपको क्या काम करना था यार, यहां से देखो e⁻2x कॉमन आ रहा है, ये ऊपर से देखो 3 और e⁻2x बाहर ले लो, तो यहां क्या बचा है, यहां तो 1 हो गया, और यहां से कितना आ गया e⁻2x, राइट, बिकॉज ये 4x है, तो e⁻2x इंटू e⁻2x लिखा होगा, तो e⁻2x तो बाहर आ गया, तो रिमेनिंग e⁻2x बचा है, नीचे e⁻x। अच्छा, यहां से भी हम कॉमन ले ले, e⁻−x को यदि कॉमन लोगे तो यहां क्या होगा, e⁻2x बनेगा बच्चों, राइट, और +1, तो ये वाला सिमिलर टर्म है कैंसिल आउट, तो व्हाट रिमेनिंग 3e⁻2x डिवाइड बाई e⁻−x। e⁻−x को भी ऊपर लेंगे तो क्या बना है 3 e⁻, ये जुड़ जाएगा उसमें भाई e⁻3x और ये dy/dx। अब वेरिएबल सेपरेट करके हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वेरिएबल सेपरेट कर देंगे भाई dy, राइट, और ये हो जाएगा 3e⁻3x और dx। इंटीग्रेट बोथ साइड, आप इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, तो दैट इज द y, dy का इंटीग्रेशन दैट इज y, एंड व्हाट 3 इज अ कांस्टेंट, 3 इज बाहर रख दीजिए, e⁻3x का e⁻3x डिवाइड बाय 3, ये मत भूलना, और प्लस c, ठीक है ना, प्लस c भी आपको ऐड करना है, अदरवाइज मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, तो वी हैव द सॉल्यूशन दैट इज e⁻3x प्लस c, ठीक है ना, e⁻3x प्लस c, ये थर्ड का आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ, प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से पूछा गया है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सपर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्पेड्स कार्ड, नंबर ऑफ स्पेड्स कार्ड, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है, यू नो दैट। आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इस केस में आपको डिसाइड करना है कि रैंडम वेरिएबल क्या रहे होंगे, रैंडम वेरिएबल मतलब एक्स की वैल्यूज, वो वैल्यूज आपके पास होगी, देन आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टेबल आपको दिखाना था बनाकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहां पर काम क्या हुआ, एक कार्ड्स है ना, 2 कार्ड्स निकाले गए, किस में से 52 52 पत्तों की गड्डी में से, ठीक है भाई, विद रिप्लेसमेंट। तो स्पेड्स यहां जो x बता रहा है, दिस इज द रैंडम वेरिएबल, इसको पर रैंडम वेरिएबल, तो x क्या बताएगा, नंबर ऑफ स्पेड्स को बता रहा है, तो x, what x can take the value, that is x can take the value 0 1 and 2,
बिकॉज दो ही कार्ड, मैक्सिमम दो ही कार्ड निकाले जा रहे हैं। तो 0 1 2 क्या बता रहा है? 0 क्या बता रहा है कि एक भी बार भी स्पेड नहीं आया हो, जो दोनों पत्ते निकाले होंगे उसमें एक बार भी स्पेड नहीं आया हो। 1 क्या बता रहा होगा? दोनों पत्तों में एक बार स्पेड आ रहा होगा, दूसरा कोई दूसरा पत्ता आ रहा होगा। और दो क्या बता रहा है इसमें? दो ये बता रहा है कि दोनों ही जो पत्ते निकाले हैं, कार्ड्स निकाले हैं, वो क्या होंगे? स्पेड्स होंगे। तो इनके रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, ठीक है। इनकी प्रोबेबिलिटी देखो, पी ऑफ x इक्वल 0 के लिए बात करूं तो 0 का मतलब क्या हुआ कि स्पेड्स, नंबर ऑफ स्पेड्स कितने हो? टोटल 13, ठीक है ना। 13 पत्ते होते हैं, बाकी 39 बचे हैं। तो हमें तो 39 वाले से मतलब है, 0 में एक भी स्पेड नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर 39, 52, दूसरा विद रिप्लेसमेंट वाला है बच्चों, ध्यान देना है। तो दूसरा भी ये पत्ता निकाला वापस से उसमें डाल दिया गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 39/52 हुआ, ये कैंसिल हुआ भाई, ये कैंसिल हुआ। 3/4 इंटू 3/4, दैट इज द 9, 3 3 जा और ये 16, ठीक है ना। 9/16 आया। सेम भैया पी ऑफ x इक्वल 1 के लिए बात हो रही है। 1 के लिए क्या डिसाइड करना है यार? 1 के लिए क्या होगा? इसमें क्या होगा कि पहला पत्ता जो निकाला होगा, ये केस बन सकते हैं कि उसमें क्या आ रहा होगा? एक क्या आ रहा होगा? स्पेड आ रहा होगा। तो स्पेड के लिए मैं 13/52 लिखूंगा। दूसरा क्या आ रहा होगा? 39/52। या फिर पहला जो पत्ता निकाला 39/52 और 13 सेकेंड वाला स्पेड निकला होगा, तो ये 52, ठीक है ना। ये हो गया 1/4 इंटू 3/4, ये हो गया 3/4 इंटू 1/4। सोल्व करेंगे बच्चों, देखो 3/16, 3/16, 6/16, तो 6 यहां पर आ जाएगा 6/16। तो सेकेंड वाले 1 वाले केस में x इक्वल 1 तो 6/16, ठीक है। x इक्वल 2 के लिए बात करें, p ऑफ इसकी प्रोबेबिलिटी, तो p ऑफ 2 क्या डिनोट कर रहा है? यानी कि जो दोनों ही कार्ड्स होंगे वो क्या होंगे? स्पेड रहे होंगे। स्पेड रहे होंगे बच्चों, तो स्पेड रहे होंगे तो 13/52, और सेकंड भी क्या होगा? 13/52। तो ये कितना हो गया? 1/4, 1/4, ठीक है ना। तो ये 1/16 कितना आ गया? 1/16, ठीक है, राइट। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या करना था? एक टेबल बनानी थी, राइट। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल शो करना था इसके मार्क्स से भाई। दिस इज द x और दिस इज p ऑफ x, ठीक है। ये 0 1 2, 0 के रिगार्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी है? 9/16, ये 9/16 हमें मिला, ओके। ये 6/16 और ये 1/16 कंप्लीटली। तो ये भी ध्यान रखना है कि सबका सम 1 आना चाहिए, तो क्रॉस चेक करके सबको ऐड कर लो, 1 भी आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट अपन फिफ्थ वाले क्वेश्चन पहुंचते हैं। फिफ्थ भी देखो इंटीग्रेशन से पूछा गया है, इंटीग्रल से, और बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखो dx/x² माइनस 6x प्लस 13, और 2 मार्क्स में पूछा गया है, तो ये इसी के रिलेटेड है। यहाँ पर आप क्या करोगे? यदि क्वाड्रेटिक है तो आपको सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। 6 यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा भाई? x² माइनस 6x प्लस 3, इसका हाफ किया -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर। ये करना है इसमें काम, क्या करना है? x के कोफिशिएंट देखना है -6, इसका हाफ कर दीजिए, ठीक है। तो ये इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 13 और ये -9, तो x प्लस राइट सॉरी, यहाँ पर कितना आ रहा? माइनस आएगा बच्चों, ध्यान रखना, -3 बनेगा इसका, ठीक है। या माइनस अंदर आ जाएगा, तो माइनस, ये माइनस लिखूंगा इसकी जगह माइनस हो जाएगा। तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 13 ये वाला लिखा है, और माइनस तो पहले से चल रहा, 3 - 3 का स्क्वायर 9, तो 13 - 9 ये 4 हो जाएगा, और ये x - 3 का होल स्क्वायर, और इसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे। जब इसे रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई? इंटीग्रेशन dx बाई, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कैन आई राइट? 4 इज दैट 2 का स्क्वायर होगा, और ये तो बेसिक फॉर्मूला है 1/x² प्लस a², तो 1/x² प्लस a², दैट मीन्स 1/a, यानी कि tan इनवर्स 1/a2, a का वैल्यू कितना है? 2 है, tan इनवर्स x - 3/2, ठीक है। और प्लस सी ऐड कर देना बिकॉज इंडेफिनेट वाला पार्ट है, तो दिस विल बी आंसर। फिफ्थ का ये आंसर आया होगा, ठीक है। 6 जो सेक्शन ए का लास्ट सवाल है सेक्शन ए में, 6
क्या पूछा गया, किस चैप्टर से पूछा गया, पेयर ऑफ डाइस यहां पर पूछा गया, सम ऑफ नंबर, अच्छा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। और ये क्या था, इसके सब पार्ट्स हैं और में पूछा गया है। जिन बच्चों को दोनों में से जो ज्यादा अच्छी तरह से आता होगा उसको ही सोल्व करना चाहिए था। दोनों वैसे इजी सवाल हैं। देखो फर्स्ट मैं बता देता हूं इसका, पेयर ऑफ डाइस इज द थ्रोन एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस, ठीक है ना, इज ऑब्जर्व टू बी 7। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स 5 हैज अपीयर्ड ऑन एटलीस्ट वन डाई, ठीक है। ये क्या मतलब इसका, बेसिकली यहां पर दो इवेंट्स हो रहे होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट यहां पर डाइस को फेंका गया, ठीक है ना, अ डाइस इज थ्रोन, अ डाइस इज थ्रोन, पेयर ऑफ डाइस की बात कर रहे हैं तो पेयर ऑफ डाइस का मतलब पेयर ऑफ डाइस हो गई, ये पेयर ऑफ डाइस है, ओके, इज थ्रोन, देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे भाई, 6 इंटू 6 दैट इज 36, 36 टोटल इवेंट्स बन जाएंगे। हम बात करेंगे भाई यहाँ पर 36 सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस, तो 36 जो बनेंगे 36 हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, लेट इवेंट मान लेते हैं, इवेंट मान लिया कि सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 2 7, ठीक है। सम ऑफ, ये इंडिकेट कर रहा है सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन डाइस इज 7, जिन नंबर का सम 7 बन जाए वो इसमें डाल देंगे। एफ एक इवेंट मान लिया है, एफ यहां पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स हैज 5 हैज अपीयर्ड ऑन एटलीस्ट 1, ठीक है ना। तो यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं नंबर 5 अपीयर्ड ऑन एटलीस्ट 1, ये वर्ड जरूर ध्यान देना, जबरदस्त यहां पर जल्दीबाजी मत कर देना, एटलीस्ट 1 डाई, ओके। तो इनमें कौन कौन से इवेंट्स आएंगे वो आपको यहाँ मेंशन करना था भाई। ई में कौन कौन से इवेंट्स आ जाएंगे, देखो टोटल तो 36 बने होंगे, वो अपन बना लेंगे, बस सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग 7, जहां पर 7 आ जाए, 7 का मतलब देखो कौन कौन से, अच्छा ये आ सकता है 7 में 2 और ये 5, ये वाला इवेंट हो रहा होगा, ठीक है, 2 5, ठीक है, और ये भी हो रहा होगा 5 और 2, इसका उल्टा भी लिख देना, ठीक है, 7 अपन को 7 देखना है, और 6 और 1 हो गया तो 1 और 6 भी आ रहा होगा, राइट, और यहाँ से 3 4 आ रहा है तो 4 और 3 भी आ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई बनेगा क्या, हमें 7 चाहिए, और तो नहीं बन सकता, पॉसिबिलिटी यही है यहाँ पर, ओके, ये ई में आ जाएंगे, क्लियर है भाई। अब एफ वाले क्या करेंगे, एफ किसको इंडिकेटर, नंबर ऑफ 5 अपीयर्ड, तो एफ यहाँ पर देखो बच्चों, एफ में बहुत सारे इवेंट्स आ जाएंगे, 5 अपीयर्ड एटलीस्ट 1, तो मैं वो इवेंट्स लिख रहा हूं जिसमें एक बार 5 आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर ये 1 5 लिख लूं, 2 5 लिख लूं, 3 5 4 5, अच्छा 5 5 बाद में लिखूंगा, यहां से 6 और 5 लिख लें, जिनमें एक एक बार तो 5 वाले अपने काउंट कर लिए। अब देखो एक ये भी आ जाएगा 51 52 53 54, राइट, और 55 और 56 ये भी इंक्लूड होगा। 55 क्यों लिखा, बिकॉज यहां बोला है कि एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 का मतलब यहां पर हम मिनिमम 1 तो लेंगे, लेकिन मैक्सिमम कितने 5 आ रहे हैं वो भी इसमें काउंट होगी, वो इवेंट्स भी इसमें काउंट होंगे, तो यहां पर इसको भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ बचा है क्या भाई, ये बचेंगे 1 5 हो गए यहाँ पर, ठीक है, राइट है, 2 5, तो ये इवेंट्स इसमें आ गए, ओके। अब आपको सिर्फ क्या करना है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, आपको क्या करना है, दोनों का कॉमन भी निकालना है भाई, ये इंटरसेक्शन है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 5 5 2 5 2 है भैया, 5 2 है यहाँ पर, होगा जरूर, ये है 5 2 2 5 2 5 भी है, ये दोनों इवेंट्स आ गए, बाकी में नहीं आ रहा, तो ये 5 2 और 2 5 ये इवेंट्स आ गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे ना, P ऑफ E इंटरसेक्शन है दैट इज 2/36, दो ही तो इवेंट्स हैं, 2/36, और हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये फॉर्मूला लगाना है बच्चों, F अपॉन E वाला, बिकॉज ये तो गिवन है ना, ये तो गिवन है, जो गिवन होता है उसको नीचे लिख दोगे, तो P ऑफ F बाई E, इसका मतलब यहां आ जाएगा P ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाई P ऑफ E, P ऑफ E से डिवाइड करोगे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी से, ठीक है ना, तो P ऑफ E इंटरसेक्शन अब 2/36 आ गया, P ऑफ E कितना आया, P ऑफ E देखो, P ऑफ E में कितने हैं इवेंट्स, कितने थे P ऑफ E में भाई, यहां पर हमने कितना लिखा था
1 2 3 4 5 6 है, तो 6/36 यानी कि 1/6 हुआ ये, राइट। तो ये यहाँ से डिवाइड कर दोगे आप, तो ऊपर ये लिख दोगे 2/36 और डिवाइड कितना आ गया था भाई 6/36 कर लो, ताकि ये 36 से 36 कैंसिल हो गया, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से भाई 1/3, कितना आ जाएगा 1/3, तो 1/3 इसका आंसर होगा, राइट। ये मैंने फर्स्ट वाला बताया इसका जो और में था। इसका सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला किस तरह से होगा जरा देखना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स द टारगेट, ए हिट्स द टारगेट 1/3 और फाइंड द बी हिट्स द टारगेट। तो पी ऑफ ए हम मान लेते हैं भाई हिट करने के, ए यहाँ इंडिकेट कर रहा है टारगेट को हिट करने का 1/3, और पी ऑफ बी यहाँ पर कितना है 2/5। ए बोथ ट्राई टू हिट्स द टारगेट इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज हिट। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनाई जा सकती है, टारगेट को हिट करना है, राइट। तो ए के द्वारा कितना 1/3 है, बी के द्वारा कितना है 2/5 है, और इंडिपेंडेंटली बात हो रही है, तो क्या क्या होगा टारगेट को हिट। तो ये पॉसिबिलिटीज क्या क्या होगी इसमें कि पी ऑफ ए और पी ऑफ बी डैश लिख लो इसको, या तो ये हो सकता है टारगेट को हिट तो करना है, तो या तो ये तो कर देगा तो इसको नहीं मानेंगे, दोनों में से एक कर देगा तभी टारगेट हिट माना जाएगा, या फिर प्लस कीजिए पी ऑफ ए डैश कर दीजिए और पी ऑफ बी यहाँ टारगेट को हिट कर रहा है, या फिर दोनों भी तो कर सकते हैं बच्चों, दोनों भी तो कर सकते हैं, ठीक है ना, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए कितना है, पी ऑफ ए यहाँ पर हमने लिखा 1/3 इंटू पी ऑफ बी डैश निकालना है, तो ये बी है, तो पी ऑफ बी डैश कितना होगा 1 में से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ 5 यानी कि 3/5 आ जाएगा। इसी तरह से पी ऑफ ए डैश भी आप निकाल लीजिए, पी ऑफ ए डैश 1 में से माइनस करोगे तो ये 2/3 आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ रखनी है और सॉल्व करना है। 1/3 हो गया, पी ऑफ बी डैश कितना है 3/5 प्लस पी ऑफ ए डैश कितना है 2/3 इंटू पी ऑफ बी कितना है 2/5 प्लस पी ऑफ ए कितना है 1/3 और ये 2/5। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये कितना हो गया 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल कर दिया तो 1/5 प्लस ये 4/15 प्लस ये 2/15, इनका एलसीएम लेके 15 आ गया भाई, ये 3 + 4 + 2 और ये कितना हुआ 7 एंड 9, राइट 9/15, ठीक है 9/15 ये उसके चांसेस होंगे, ठीक है ये इसका आंसर होगा बच्चों। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। ये हुआ सेक्शन ए की बात, ठीक है बहुत ही इजी सवाल पूछे गए, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा हार्ड और फास्ट है, राइट। 7th पे आते हैं सेक्शन 2। 7th में ये 3 मार्क्स के पूछे गए हैं, जैसा कि सैंपल पेपर में दिया हुआ था ऑलरेडी, 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो 7th वाला इंटीग्रल से पूछा गया है, डेफिनेट इंटीग्रल से पूछा गया है बच्चों, 0 से 2π के बीच में, 0 से 2π के बीच में बहुत ही सिंपल है ना, 1/1 + e⁻ sin x है यार, ये प्रॉपर्टी बेस्ड है। ऑलरेडी मैंने क्लास में बोला था कि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन अच्छी तरह से कर जाना, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बड़े नंबर में पूछे जाते हैं। तो हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन, राइट, आप प्रॉपर्टी यूज करो, यूजिंग द प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करना है, देखो आप इसको फर्स्ट कंसीडर कर लेना, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, प्रॉपर्टी लगाने के बाद वो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो 0 से 2π, तो आप क्या करोगे इंटीग्रेशन dx/1 + e⁻, यहाँ पर जो साइन आ रहा है, यहाँ पर जो साइन आ रहा है भाई है ना, e⁻ साइन, और x की जगह 2π - x पुट करना है, x की जगह क्या पढ़ना है 2π - x, ठीक है। तो यहाँ से क्या चेंज हुआ dx/1 + e⁻, देखो साइन 2π - x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये बच्चों इस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 2π मतलब ये 4th क्वाड्रेंट में चला गया। 4th में साइन क्या होता है नेगेटिव होगा, तो यहाँ -sin x लिख लें भाई, -sin x लिख लें, या फिर इसको e⁻ - sin x से कॉमन ले लिया करो यार, ये नीचे से कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, ये ऊपर तो प्लस बन जाएगा ऊपर जाकर, और ये फाइनली 1/e⁻ sin x बन जाएगा, और dx लिख दो। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, यू विल मेंशन द सेकंड इक्वेशन, e⁻ sin x डिवाइड बाय दिस वन, this is the first and this is the second equation. After that we will add both equation first and second, right? तो equation first प्लस इक्वेशन सेकंड ऐड कर देंगे, बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो ये 2i हो जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक कर देते हैं, जल्दीबाजी में i लिख देते हैं, यहाँ पर ये i है दोनों, वो भी तो ऐड होगा, तो दैट इज 2i इक्वल इंटीग्रेशन 0 से 2π, और जब दोनों को ऐड करेंगे बेटो, एक तो इसको और इसको,
तो डिनोमिनेटर में सेम एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस ई टू दी पावर साइन एक्स यानी 1 dx कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा 1 dx, राइट हुआ। 1 dx कितना सिंपल हो गया यार, x dx का तो इंटीग्रेशन करना था, दैट इज x, और 0 से 2 पाई, यहां 2 पाई माइनस 0 दैट इज 2 पाई, और ये 2i, इसका आंसर होगा पाई, ओनली पाई, 7th का, ठीक है ना। पूरा हम डिटेल किया, प्रॉपर्टी मेंशन की है, तो यू विल गेट द 3 मार्क्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 8th वाला, 8th में भी सब पार्ट है, यहाँ पर देखो सब सेक्शन में है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से पूछा गया, 3 मार्क्स में है। देखो यहाँ पर देखो ये बहुत ही सिंपल है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, देन उस पर सी का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। और जो और में गिवन है वो भी होमोजीनियस से रिलेटेड सवाल है, राइट। तो फर्स्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं 8th का फर्स्ट एक्स डी वाई। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से लग रहा है भाई, है ना। एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, ओके, वो आगे रखेंगे y ऑफ 1 इक्वल 0, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए दिया हुआ है। आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल एक्स डिवाइड होगा तो x बनेगा, और ये e की पावर x बनेगा, बिकॉज यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स से डिवाइड होगा, एक्स से कैंसिल हो गया। नाउ यू विल कंपेयर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, ये होती नहीं होती, कई बार मैंने कितने सवाल करवाए भाई इस पर, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू है, वेयर इज P, जब आप कंपेयर करोगे इस इक्वेशन से, ठीक है ना, इससे इक्वेशन से कंपेयर करोगे, नाउ यू विल गेट द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, P का वैल्यू कितना आया बच्चों माइनस 1 बाई एक्स, एंड Q का वैल्यू कितना आया x ई टू दी पावर x, राइट। नाउ इसके बाद क्या होता है, आपको IF निकालना है, क्या निकालना है भाई, IF निकालना है, बहुत सिंपल है, ई टू दी पावर पी डी एक्स, ये IF निकालने का तरीका है, ई टू दी पावर P का वैल्यू माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स है, माइनस 12 हो जाएगा, 1 बाई एक्स का क्या होगा इंटीग्रल log x, ठीक है, log x में माइनस ऊपर चला जाएगा भाई, यहां से क्या मिलने वाला है मुझे, यहां से क्या मिलने वाला है, देखो इसका मैं पूरा लिख रहा हूं, चलो ये मिला है। अब हमें ये क्या, ये माइनस को बाहर पावर में भेज दो, तो log ये बेस 2 ये 1 हो गया है, और x की पावर माइनस 1 दैट इज 1 अपॉन एक्स, तो IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिला है 1 बाई एक्स। अब इसके सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ लिख देता हूँ इधर, हमें सॉल्यूशन निकालना है ना इसका, तो सॉल्यूशन क्या था y इंटू IF, तो IF का वैल्यू कितना है 1 बाई एक्स इक्वल Q का वैल्यू कितना, Q इंटू IF लिखा जाता है बच्चों, तो Q का वैल्यू कितना है x ई टू दी पावर x, और ये IF 1 बाई एक्स है, ठीक है, dx प्लस c अपन पहले से ऐड कर देते हैं, ये x से x कैंसिल कर दिया, और यहाँ से क्या आ गया, ये y बाई एक्स, और यहाँ ई टू दी पावर एक्स का तो करना है ना, राइट, ये एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है, यहाँ पर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही हो गया, और ये प्लस सी कर दोगे, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स, ये आया। अब आपको जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है ना, तो आपको क्या दिया हुआ है y ऑफ 1 का मतलब क्या हो, इक्वल 0, x की जगह 1 पुट करना है, y की जगह 0 हो गया, तो y की जगह 0 कर दिया, x की जगह 1, अच्छा x की जगह कितना करना है 1, तो ये आ गया ना यार, यहाँ पर इसमें करना है आपको, तो ये तो पूरा 0 हो गया, राइट, और e की पावर ये 1, तो ये c का वैल्यू मुझे पता माइनस ई आ गया, c का वैल्यू कितना आ गया माइनस सी, ठीक है ना। ये वैल्यू वापस से आपको यहाँ रखना है बच्चों, ठीक है, अलग चल रहा है, ये वैल्यू यहाँ पुट करना है, वो फाइनल सॉल्यूशन होगा। कई बार बच्चे जल्दीबाजी में यहाँ तक सोल्व कर देते हैं भाई, c का वैल्यू, अरे c का वैल्यू नहीं पूछा, उसने पूछा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो फाइनली आप क्या करोगे, यहाँ पुट करोगे, y बाई एक्स लिख दोगे, और e टू दी पावर x, और e की जगह c की जगह कितना रख दोगे माइनस सी, तो दिस विल बी फाइनल आंसर, राइट, यदि इसके अकॉर्डिंग है। क्लियर हुआ चीज बच्चों, ठीक है। इसमें और वाला भी देख लेते हैं, और जो है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया है, उसमें मेथड्स वही अप्लाई होगा, चेक करते हैं उसमें क्या आंसर आता है, देखते हैं। देखो ये वाला बता रहा हूँ, सेकंड वाला, यहाँ एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई ब्रैकेट log y माइनस log x प्लस 1 दिया हुआ है, तो x को इधर डिवाइड कर दो यार, x को इधर डिवाइड किया तो क्या होगा y बाई एक्स, अच्छा इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, log y बाई एक्स लिख सकते हैं, और प्लस 1 चल रहा है, इन दोनों में लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, ठीक है ना। अब y बाई एक्स से तो ये होमोजीनियस नजर आ रहा है, क्लियर हुआ। अब होमोजीनियस से तो आप क्या पुट कर दोगे इसमें पुट y इक्वल vx, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो d2y अपॉन dy अपॉन dx,
और v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया है। आपको क्या करना था, सिर्फ ये हटाना था, इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। y बाई एक्स की जगह हम v पुट करेंगे, बिकॉज यहाँ से जो y बाई एक्स की वैल्यू आएगी वो v निकल कर आएगी, तो यहाँ हम पुट कर देते हैं भाई। यहाँ आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल y बाई एक्स की जगह v पुट कर दो बच्चों, ये v कर दिया है, और log v और ये प्लस 1 कर दीजिए। क्लियर हुआ पॉइंट। आपको क्या करना है, इस v को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो v log v प्लस v, ठीक है। इस v से v कैंसिल आउट हुआ, ओके। अब हमारे पास क्या बचा, x डी वी अपॉन डी एक्स, ओके, और v log v। आप वेरिएबल सेपरेट अप्लाई कर दीजिए ना, v वालों को अपनी तरफ बुला लो और x वालों को उधर भगा दो। क्लियर। तो यहां से बनेगा डी वी अपॉन v log v और dx बाई x, ये बन जाएगा। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दो। ये देखो, ये क्वेश्चन था अपने एनसीईआरटी में, क्या था, 1/x log x वाला था, यहाँ 1/v log v बन गया। कितना अच्छा है। देखो 1/ log v को t कंसीडर करके लोगे ना, तो फाइनली क्या लिखो भैया, log और इसको log v इक्वल log x प्लस c लिख लूँ। देखो आप जब इसका इंटीग्रेट करोगे तो log v को t मान लेना, तो यहाँ t मानोगे तो 1/v dt हो जाएगा 1/t, तो log t बनेगा। और log t यानी t को मैं हटा दूंगा, t हमने माना था log v, तो वो रिप्लेस कर दिए। लास्ट में v की जगह आप क्या पुट करोगे, y बाई एक्स। क्या पुट करोगे यहाँ से, y बाई एक्स, वो जाकर फाइनल आंसर होगा। इसमें सिर्फ जनरल सॉल्यूशन ही पूछा है, राइट, ओके। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन। ये हुआ 8th क्वेश्चन की बात। जो सवाल नंबर 9 है वो पूछा गया है चैप्टर नंबर, यहां से पूछा गया है वेक्टर से, राइट। टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर। दो वेक्टर है यहाँ पर। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वन ऑफ इट्स डायगोनल, वन ऑफ इट्स डायगोनल ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ। दोनों दो चीजें अपन को इसमें निकालनी है। कितना आसान सवाल पूछा गया है यार, ठीक है, कितना आसान सवाल पूछा गया है, फॉर्मूला बेस्ड है। आपको क्या करना है, एक तो यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, वो अभी बताऊंगा। एरिया निकालना है, ठीक है, ये बताया हुआ था। तो इसको फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं पहले। यहां देखो हमें क्या करना है, एक पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बना लिया ए बी सी डी, ओके। इसका डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया। दिस इज द एडजेसेंट साइड ऑफ, दीज आर द एडजेसेंट साइड, ठीक है ना। तो ए बी वेक्टर को अपन यहां मान लेते हैं, जो कौन सा दिया हो भाई, रिप्रेजेंटेड। फर्स्ट वाले को मान लेते हैं, इसको मान लिया है इस साइड को 2i के माइनस 4j के प्लस 5k के, ठीक है। और इसको मान लिया हमने i के माइनस 2j के माइनस 3k के। अब ये डायगोनल तो ये है ना, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है, अलोंग मतलब इसकी डायरेक्शन में ही, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द डायगोनल AC, यानी कि A वेक्टर एंड B वेक्टर, कैन आई राइट, ऐसा हो सकता है। A वेक्टर प्लस B वेक्टर लिखा होगा। आपको क्या करना था, सिंपल सा दोनों को ऐड करना था। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर दैट इज इक्वल, दोनों को ऐड करके लिख दीजिए 2i के प्लस, यानी कि 3i कैप हुआ बच्चों, ठीक है। और -4 -2 यानी कि -6j कैप हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। और -3 प्लस ये प्लस 2k कैप हो जाए, ये दोनों का एडिशन आ गया है। अब इसके यूनिट वेक्टर निकालना है ना, तो यूनिट वेक्टर क्या है यार, यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, a कैप अपॉन उसके मैग्नीट्यूड्स डिवाइड कर, यानी कि ये वेक्टर ऊपर चलने वाला है। क्लियर। और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, ये 9 हो जाएगा, 36 और ये 4 हो जाएगा। तो ये 3i के माइनस 6j के प्लस 2k के डिवाइडेड बाय दैट इज ये 49 और उसका अंडर रूट 7। तो दिस विल बी द यूनिट वेक्टर अलोंग टू डायगोनल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ये फर्स्ट वाले का हुआ, ठीक है ना, ये इसका आंसर हुआ। एक और चीज इसमें पूछी गई है, यहीं तक आंसर नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया किस तरह से निकालते हैं यार, बस मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। आपको क्या करना था, ये पैरेललोग्राम का एरिया है, ये मैंने क्लास में बताया था भाई। हाँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सिंपल सी बात है, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब ये बच्चों को भी नहीं आ रहा तो फिर क्या करेंगे, है ना। ए वेक्टर बी वेक्टर नहीं, आई केप जे केप और के केप ऐसे लिख लोगे। ए और बी दो वेक्टर आपके सामने नजर हैं भाई, 2 -4 5 लिख दोगे और 1 -2 -3, इसको सोल्व कर लो, एक वेक्टर आ जाएगा। वेक्टर आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, तो दैट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, राइट। तो ये करना था और कोई क्या करना है इसमें, बात समझ में आई। तो ये तो फर्स्ट वाला हुआ, इजी था। इसके और में जो पूछा गया है, और में क्या पूछा गया है, ये कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड और मैंने क्लासरूम में करवाया था भाई क्वेश्चन, जब प्रैक्टिस अपन करते थे, ठीक है ना। ए वेक्टर दिया हो, बी वेक्टर और सी वेक्टर सच दैट वेक्टर दिस वन इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर,
ठीक है, किस पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर सी वेक्टर पर, ठीक है, ये ध्यान रखना सी वेक्टर है यहाँ। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट है, इसका भी बता देता हूँ भाई, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सेकंड का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ एक वेक्टर ये बना लेना है, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये जनरेट कीजिए, जो नया वेक्टर आएगा उसका परपेंडिकुलर सी वेक्टर के साथ निकालना, या सी वेक्टर है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर कीजिए यार, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, उसका लेमडा टाइम्स, तो फाइनली मैं कंप्लीट डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ए वेक्टर यहाँ से आ जाएगा देखो 2 और ये 2 माइनस लेमडा आई कैप लिख लूंगा, क्लियर, प्लस 2 प्लस 2 लेमडा आ जाएगा बच्चों, और ये जे कैप वाला पार्ट बनेगा, यहाँ से 3 प्लस और लेमडा के कैप बन जाएगा। दिस इज द ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। अब यहाँ सी वेक्टर पर परपेंडिकुलर बोला है, तो दिस इज द सी वेक्टर, सी वेक्टर क्या है 3i के प्लस जे के, ओनली ये है सी वेक्टर। तो परपेंडिकुलर में क्या होगा, यहाँ लाइन लिख दोगे कि दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन सी वेक्टर, देन यू विल राइट ए प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट सी विल बी 0, 0 आने वाला है, जब परपेंडिकुलर बोल दिया तो 0 होगा, होगा नहीं होगा, क्लियर। अब 0 होगा तो आपको क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके लेमडा की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं क्या आती है लेमडा की वैल्यू भाई। यहाँ पर देखो ये पहले लिख दोगे आप, और ये 3, तो इनके डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप वाला आई कैप से, जे वाला जे से, के वाला के से। तो यहाँ देखो ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 लेमडा। ओके, जे वाला इससे होगा तो जे 1 है, यहाँ 2 प्लस 2 लेमडा है, तो 2 प्लस 2 लेमडा। ओके, के वाला है नहीं, उधर के है तो इधर 0 है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया यहाँ से इक्वल 0 चल ही रहा है सर, तो ये 6 और ये 8 हो गया है, और माइनस लेमडा इक्वल 0, तो लेमडा इक्वल 8 आ रहा होगा, 8 आ जाएगा भाई इसका आंसर, लेमडा का आंसर, लेमडा का वैल्यू कितना होगा 8 होगा। ओके, 10th वाला है जो सेक्शन बी का लास्ट वाला सवाल था ये, ठीक है ना। ये मैंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था कि कोप्लेनर वाला जरूर कर जाना सवाल, ठीक है, क्लास में बताया था बच्चों, क्योंकि इस पर 2 तरह के सवाल, एक तो शो दैट डायरेक्ट पूछ ले कि कोप्लेनर है या नहीं लाइंस, या फिर कुछ अननोन क्वांटिटी के लिए भी पूछा जा सकता था। तो ये देखो बहुत ही सिंपल है भाई, कोप्लेनर, यदि 2 लाइन्स कोप्लेनर, ये 2, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन। ओके, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो 1 माइनस एक्स आ रहा है, तो ये विशेष ध्यान देना है, जल्दीबाजी नहीं करनी कि आप इसको, इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x पहले आएगा तो ये -x यानी कि x माइनस 1, और माइनस आया, माइनस को नीचे लिखना है, ये पहले से स्टैंडर्ड में y माइनस 3/4 इक्वल z अपॉन -1, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा देखो x माइनस 4/3, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2 इससे डिवाइड हो जाएगा, तो y माइनस 1 अपॉन -2 आ जाएगा, और z माइनस 1 अपॉन 1 चल रहा है, दिस इज द सेकेंड। कोप्लेनर लाइन विल बी कोप्लेनर। तो आप क्या चेक करोगे भाई, इसका डिटरमिनेंट चेक कर लो, क्या चेक करोगे, डिटरमिनेंट चेक करो। जब डिटरमिनेंट चेक करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, यानी कि x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले, ठीक है ना, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यहाँ a1 a2 a3 b1 b2 b3 लिख लो इक्वल 0। यदि अपन शो करना है तो ये 0 होना चाहिए, कोप्लेनर 0, तो हमें 0 के बराबर लाना है, राइट। तो आप क्या करोगे, x2 माइनस x1, x2 यहाँ देखो, ये x1 y1 z1 होगा इधर, ये x2 y2 और z2 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है भाई, ये वैल्यू रख रहा हूँ, x2 का वैल्यू कितना होगा 4 है, तो 4 माइनस 3, 1, ये 1 आ जाएगा x1, और y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 3 कर दोगे, और यहाँ से z2 कितना है 1 है, 1 माइनस 0, ठीक है ना। और नीचे वाली जो वैल्यू है -2 4 -1 3 -2 1, ये सब a1 a2 a3 और b1 b2 यानी कि डायरेक्शन रेशो। तो यहाँ से लिख देंगे -2 4 और -1, ओके, ये 3 -2 1। आप जब ये डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे ना बच्चों, ये डेफिनेटली 0 आ रहा होगा, क्या आएगा 0 आ रहा। यदि 0 आता है, 0 है, तो आप कंप्लीटली बोल दोगे कि दोनों लाइंस क्या है, एक ही प्लेन पर है, एक ही प्लेन पर है।
तो जीरो आएगा। आप चेक करना भाई, डिटरमिनेंट सोल्व करने आता है तो जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लास्ट में लाइन लिख दोगे कि बोथ लाइन्स आर कोप्लेनर, ओके। तो ये आपको यहाँ से ये 3 मार्क्स में पूछा गया सवाल है और ये सेक्शन बी का लास्ट सवाल था, ओके। अब सेक्शन सी पर आते हैं। सेक्शन सी में देखो यहाँ पर 11 से 14 तक कैरी 4 मार्क्स ही 4 मार्क्स के सवाल पूछे गए, इंपॉर्टेंट, ये बड़े नंबर के सवाल है। और मैंने यहाँ पर भी जो क्लासरूम में बताया था बच्चों को कि किस चैप्टर से पूछे जाएंगे वो था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ सैंपल पेपर में सिर्फ सेक्शन सी में चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से सिर्फ एक सवाल दिया हुआ था 4 मार्क्स का। बट इस सेक्शन सेट 1 की बात कर रहा हूँ, सेट 1 में सेक्शन सी में चैप्टर नंबर 8 से 2 सवाल पूछ लिए, यानी 4 मार्क्स के यार, 4 मार्क्स के। दोनों में सिर्फ आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है ना। पहला तो ये 11th वाला ही सवाल है, राइट, ये 4 मार्क्स का है बच्चों। 4 मार्क्स मतलब आपको पहले ध्यान से पढ़ना है सवाल, किनके बीच का एरिया आपको निकालना है। उसमें आपको एक तो डायग्राम क्लियरली बनाना है, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद आपको पॉइंट आउट करके एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये भी इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं पूछा गया। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व 4x² इक्वल y। यहाँ कर्व है 4x² इक्वल y और y इक्वल 8x + 12, ये एक लाइन है, से बाउंडेड एरिया निकालना है यूजिंग द इंटीग्रेशन। कोई दूसरा मेथड यदि किसी बच्चे ने लगाया है तो 0 मार्क्स उसको पूरी तरह से दिए जाएंगे, राइट। यहाँ पर यूजिंग इंटीग्रेशन है तो यूजिंग इंटीग्रेशन के थ्रू ही करके दिखाना है, राइट। तो हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं। देखो बेटा, इन देखो कर्व दिया हुआ है 4x² इक्वल y और लाइन है y इक्वल 8x + 12। तो इसका ग्राफ आपको पता है ना भाई। देखो 4x² y एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है जो कहां से 0,0 से टच करते हुए निकलेगा, लेकिन ये किधर ओपन होगा, ठीक है ना, 4x²। इसका मतलब ये किधर ओपन होगा, इधर ओपन कर दें इसको, इस तरह से बनेगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से आने वाला है y एक्सिस के अपवर्ड, ये y एक्सिस है, ओके। अब लाइन का भी इसमें बनाना है। लाइन यहाँ y इक्वल 8x + 12 है, तो आप पॉइंट आउट करके निकाल लोगे ना। यहाँ से देखो y की जगह 0 रख दिया तो x का वैल्यू कितना आ गया, -12/8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x की जगह 0 रख दिया, y का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। तो y का वैल्यू 12 आ गया तो कहीं ना कहीं यहाँ से मान लेते हैं इसको, चलो। और यहाँ पर कोई ना कोई एक पॉइंट आ रहा होगा, तो इस तरह से जाएगा, ये क्लियर हुआ पॉइंट, इस तरह से बनने वाला है। हमें क्या करना है, जो बाउंडेड एरिया है इसके बीच का एरिया दिखाना है। इसका बीच का एरिया मतलब ये वाला पार्ट से इस एरिया की वो बात कर रहा है। ये शेडेड पार्ट आप कर दोगे पेंसिल के थ्रू बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। तो हम ये एरिया कैसे निकालेंगे, मुझे क्या चाहिए, ये पॉइंट चाहिए और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट भी चाहिए। यदि ये वाला पॉइंट आ गया और ये वाला पॉइंट आ गया तो इनके बीच में मैं लिमिट लगाकर, ठीक है ना, इंटीग्रेशन कर दूंगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ऊपर लाइन है, लाइन में से क्या माइनस कर दूंगा, कर्व को, ठीक है ना। तो ये बीच वाला एरिया हमें मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है भैया, ये पॉइंट कैसे निकालोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, आप क्या करोगे, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट दे दोगे, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, ओके। नाउ वैल्यू y का वैल्यू कितना है, 4x², फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दो दूसरी इक्वेशन में। तो दूसरी इक्वेशन में जब पुट किया, दूसरी इक्वेशन पुट किया तो 4x² इक्वल 8x + 12 बना है, ठीक है। अब यहाँ से आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लो यार, ये 8x - 12 इक्वल 0, क्वाड्रेटिक बन गया। 4 को बाहर निकाल लो, x², ये 2x - 3 इक्वल 0, ठीक है ना। तो फाइनली क्या आने वाला है, यहाँ से ये देखो 4 तो 0 में चला गया, इसके फैक्टर करोगे ना तो फैक्टर में क्या आने वाला है, x - 3 और x + 1 ये लिख लें भाई इक्वल 0। तो x इक्वल कितना आ गया, 3 आ गया, एक -1 आ गया। तो दैट मीन्स यानी कि ये तो -1 है, ये क्या रहा होगा -1, बिकॉज x का वैल्यू नेगेटिव -1 इधर ही आएगा। और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 आ गया। यदि आपने क्लियरली डायग्राम बनाया है तो इसका भी 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स भी हो सकता है, ठीक है। 1 तो मिलने वाला है इससे आपको। और ये एरिया निकालोगे तो यहाँ एरिया, तो एरिया तो पूछा है ना, तो एरिया बाउंडेड बाय दो, तो एरिया विल बी, देखो एरिया कहाँ से, -1 से 3 करोगे, -1 से 3 लाइन, यहाँ y लिखोगे और लाइन लिख देना भाई ऊपर वाला, किस बात की बात, माइनस करेंगे -1 से 3 और यहाँ y लिखोगे, लेकिन ये कौन सा, कर्व वाला, और dx कर दोगे, क्लियर विजिबल है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं भाई, देखो ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, y -1 से 3, y लाइन मतलब ये लाइन है 8x + 12,
8x प्लस 12 कर देना बच्चों, dx माइनस 3 y कर से y का वैल्यू 4x² गिवन है, तो 4x² dx। इसको आपको सोल्व करना था, इसको आपको सोल्व करता हूँ तो इजीली सोल्व कर लोगे। नहीं कर सकते कभी, करके दिखाएं सोल्व, देखो क्या क्या आने वाला है। मैं इधर यहाँ रफली कर रहा हूँ भाई, जल्दी जल्दी कर देते हैं। 8x यानी कि 8x का क्या होगा 8, और ये क्या बन जाएगा x²/2, क्लियर, ठीक है। ये -1 से 3 चल ही रहा है। 12 तो 12 आ जाएगा, 12x आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि dx बनेगा -1 से 3 माइनस। अब यहाँ बात करते हैं 4, तो ये 4 तो बाहर आ गया, ये x² कितना होगा x³/3, और ये -1 से 3 करना है, ओके, कितना आसान है। ये कैंसिल कर दो, ये 4 तो बाहर आ गया बच्चों। पहले 3 रखूंगा, अब ये 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 माइनस, अच्छा ये -1 तो 9 माइनस यानी कि 8 बन जाएगा भाई, ओके, प्लस ये 12 बाहर आ गया 3, यहाँ डायरेक्ट रखा 3 माइनस, अच्छा 3 माइनस माइनस 4 हो गया, राइट राइट, ध्यान देना यहाँ पर 3 है, स्क्वायरिंग तो तोड़ी ना है भाई, यहाँ पर 3 रख दोगे तो 3 माइनस -1 पहले से है तो प्लस हो जाएगा 3 माइनस यानी प्लस इन 4 यानी कि 12 × 4 कर दोगे, क्लियर हुआ, माइनस। अब यहाँ से 4/3 को बाहर ले लो बच्चों, ठीक है, ये 3 x³ तो x³ मतलब यानी कि 3 का क्यूब 27, ठीक है, माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा तो 28 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको सोल्व कर लेना भाई, आपको जो इसको सोल्व करोगे ना वही इसका आंसर होगा 2 से, ठीक है, राइट, वही आंसर आ जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये कोई हार्ड एंड पास सवाल नहीं था, ओनली एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा गया है इंटीग्रल से पूछा गया है, यानी कि 4 मार्क्स में है। एक तो डेफिनेट वाले से पूछा गया है, एक इनडेफिनेट से पूछा गया है, दोनों ही ये एनसीईआरटी में है, ठीक है ना, एनसीईआरटी के ही डिट्टो सवाल है, कोई चेंज नहीं हुआ, क्लियर। तो आपको क्या करना है इसको सोल्व करने के लिए, पहले ये बता रहा हूँ, इसको आपको x² दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, लेट x² को t मान लेना, ठीक है, छोटा कर लेना। तो आपको क्या है यहाँ t/t+1 ऐसे लिख लोगे, और 3t+4 ऐसे लिख लेंगे, क्लियर हुआ। x² और t रख दिया, नीचे t प्लस, जहाँ जहाँ x² है उसको t से रिप्लेस कर दिया। आपको पार्शियल फ्रैक्शन इसमें यूज करना है। जब पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे तो क्या आने वाला है a/t+1 इस तरह से लिखोगे, और यहाँ जो भी लिख दोगे प्लस b/ और 3t+4 इस तरह से मेंशन कर लेंगे। फाइनली हमें a और b का वैल्यू निकालना है बच्चों। a और b का वैल्यू किस तरह से निकालोगे, देखो a और b का वैल्यू आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से इक्वेशन में देखो एलसीएम कितना आ गया t+1 और 3t+4, यहाँ सोल्व करेंगे तो a को इधर मल्टीप्लाई कर दो 3at+4a, क्लियर, और b को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा bt+b, ये होगा, और ये किसके इक्वल चल रहा है, इसके इक्वल चल रहा है, तो t+1 और 3t+4 इस तरह से करना, ये कैंसिल आउट कर देना, कंपेयर करके a और b का वैल्यू आपको निकालना है। तो t इक्वल, बिकॉज यहाँ से t और t, तो ये 3a+b, t बाहर आ गया, प्लस 4a+b लिख दोगे, राइट, इस तरह से कर लेंगे। अब कंपेयर क्या करना भाई, t यहाँ चल रहा है, इधर t का कोफिशिएंट 1 है, तो दैट मीन्स 3a+b इक्वल 1 हो गया, और 4a+b ये क्या हो गया 0, इधर कांस्टेंट है नहीं, तो यहाँ से 4a किसके इक्वल आ गया -b के, 4a किसके आ गया -b के, यानी b का वैल्यू -4a बन गया। ये वैल्यू यहाँ पुट करके a का वैल्यू निकालोगे तो 3a - 4a इक्वल 1, तो -a इक्वल 1, ठीक है ना। तो a का वैल्यू कितना आ गया -1 बच्चों, a का वैल्यू -1 आ गया है, तो यहाँ पुट कर दोगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, ये a का वैल्यू -1 यहाँ कर दिया तो 4 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया 4। a और b का वैल्यू हमें मिल गया है, a और b का वैल्यू आपको कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है, तो यहाँ आप रख दोगे, हो गया ना इंटीग्रेशन। यार देखो एक ही जगह रख दिया बच्चों, -1/t+1, ठीक है ना, प्लस b की जगह 4/3t+4, क्लियर। अब आप अभी डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करोगे, बिकॉज हमने t को क्या कंसीडर किया था x², अब x² रखो यहाँ पर, आप क्या रखोगे x² रखोगे, तो -x² + 1 ये dx आ जाएगा, राइट, और ये 4/3x² + 4 dx डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया है। -1/x² + 1 माइनस बाहर आ गया, 1/x² मतलब tan इनवर्स वाला, उसमें भी tan इनवर्स x/a 1/1, 4 बाहर आ जाएगा 1/, इसको देखो 3x² है, तो यहाँ क्या करो √3 का होल स्क्वायर, √3x का होल स्क्वायर लिख लोगे और 2 का स्क्वायर, सिमिलर इसमें भी वही लगेगा। देखो आज का आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो बच्चों यहाँ -tan इनवर्स x आ गया है, प्लस ये 4 बाहर आ गया है,
और यहाँ से देखो ये √3 लिखूंगा, √3 तो x का कोएफिशिएंट √3 उससे डिवाइड होगा और वहाँ पे 2 है तो यहाँ कितना होगा 3 √3 इंटू 2, ए का वैल्यू 2 है और tan इनवर्स आप लिख दोगे तो √3x/2 करोगे, क्लियर, और प्लस c कर देना यदि इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट ही है तो आप ये 2 से 4 कैंसिल कर देना 2 तो 2/√3 आ जाएगा, tan इनवर्स √3x/2 और ये आ गया माइनस tan इनवर्स x चलेगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट, क्लियर है। ये एनसीईआरटी बेस्ड सवाल था, कोई ज़्यादा नहीं है भाई, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वाला इसी का और में जो गिवन है, और में जो गिवन है बच्चों देखो किस तरह से करेंगे और वाला। देखो जो और वाला था, और वाला भाई किधर गया, भाई किधर गया, देखो और वाला मैं लिख देता हूं, मिस्टेक, और वाला जो गिवन था -2 से 1 √5 - 4x - x² और dx। ये भी देखो एनसीईआरटी बुक से ही रिलेटेड सवाल है और कुछ भी नहीं है, ये कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज कर लो, ठीक है ना, फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये 5 - 4x - x² है, माइनस बाहर ले लो तो x² को पॉजिटिव बनाओगे ऑलवेज, तो x² ये प्लस का 4 बन गया और -5 बन गया, ठीक है ना। इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से चेंज कर लोगे तो x² + 4x - 5, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं इसको, -4 + 9 कर लूँ या फिर माइनस, अच्छा ये +4 कर लो, इसको माइनस कर लो, क्लियर, ये समझ में आई चीज़। तो प्लस का 4 और माइनस का 9 ऐसे लिख सकते हैं, -5। तो ये कंप्लीट, ये वाला पार्ट तो क्या बन जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर -9, ओके। वापस से इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो 9 पॉजिटिव हो जाएगा और x + 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये क्वांटिटी है, आपको यहाँ रख देना ही ये वाली चीज़, ये यहाँ पुट कर दोगे तो इंटीग्रल्स -2 से 1 चल ही रहा है, √9 - x + 2 का होल स्क्वायर dx। अब बच्चों ये फॉर्मूला अपन ने कितनी बार देखा है भाई, है ना, क्लास में, a² - x² वाला फॉर्मूला लगाना है तो ax/2 √a² - x² आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा +a²/2 और ये साइन इनवर्स x/a चलेगा, प्लस c कर देना यदि इंडेफिनेट है तो c लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये डेफिनेट वाला पार्ट है। तो x/2 √a² - x², क्लियर है। अब यहाँ आपको क्या करना है, एक ही जगह यहाँ ये कितना हो जाएगा 9 है तो 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, ओके। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ आप रख दोगे x/2 तो x/2 मतलब x + 2/2 कर दिए, √9 - x + 2 का होल स्क्वायर, ये वैसा कैसा उठा कर रख देना, प्लस a²/2 तो ये 9/2 हो जाएगा, ओके, और साइन इनवर्स x + 2/3 कर देना बच्चों, क्योंकि ये a का वैल्यू 3 है ना कि a² रख रहे हैं। और ये कंप्लीटिंग आप क्या करना है, -2 से 1 तक लिमिट लगा देना। सबसे पहले 1 रखेंगे, जब 1 रखेंगे तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया क्योंकि यहाँ दिक्कत करेगा, 1 + 2 यानी 3 का स्क्वायर कितना 9 -9 दैट इज 0 इंटू समथिंग देन 0, ये 0 मिल गया। 9/2 साइन इनवर्स यहाँ 1 रख दोगे, 1 + साइन इनवर्स 1 π/2 यानी कि 9/2 और साइन इनवर्स 1 यानी कि मैं क्या लिख दूंगा π/2, साइन इनवर्स 1 बनाना है तो साइन इनवर्स 1 कौन सा एंगल पे मिलता है, π/2 पर, ठीक है। माइनस, अब -2 की बारी है बिकॉज -2 यहाँ रखेंगे तो 0 हो गया, कंप्लीटली 0, -2 यहाँ रखूंगा साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स, अच्छा पूरा 0 हो गया पीछे वाला, सिर्फ ये आंसर आ जाएगा यार 9 π/4 नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है इसका भैया, 9 π/4 मिल जाएगा, गॉट इट। ये हुआ 12th वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट 13 वाला, यानी कि 13 सवाल में क्या पूछा गया है बच्चों, यहाँ पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व दिस वन, x = 1/4 लाइन दे दिया है और y = 0 और x = 1, ओके, यूजिंग इंटीग्रेशन। मैंने क्या बोला, सेक्शन सी में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से 2 सवाल पूछ ले गए, वही 4 मार्क्स के, कितना इजी कर दिया यार सेट 1 में, ठीक है ना, जिन बच्चों के पेपर आए तो इजी आया होगा ना, क्लियर। आपको क्या करना है, कर्व गिवन है भाई, कर्व में क्या है y² = x गिवन है, ये पैराबोला को इंडिकेट कर रहेगा, ठीक है,
और लाइन यहाँ पर है किससे लाइन, x इक्वल 1/4, y इक्वल 0 एंड x इक्वल 1 से। बहुत सिंपल। देख सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाएंगे भाई, ये बना लिया, ये एक्स एक्सिस किधर खुलने वाला भाई, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में, यानी कि इधर ओपन कर दें इसको। ओके, x इक्वल 1/4 एक लाइन होगी विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये कर दिया। ये x इक्वल 1/4 है और यहाँ y इक्वल 0 तो यही है ना, y इक्वल 0 मतलब x वाली लाइन, और x इक्वल 1 इधर आ जाएगा बच्चों, x इक्वल 1 इसको मान लो है। इससे बाउंडेड एरिया, तो इससे बाउंडेड एरिया मतलब ये वाला हो गया भाई, इससे बाउंडेड एरिया ये वाला हो गया। पूरा पूछा है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की, ये भी ध्यान रखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात नहीं की। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लिमिट लगा दे, 2 टाइम्स कर देंगे, ऊपर नीचे बना हुआ है, तो एरिया विल बी तो एरिया हम लिखेंगे भाई कितना है, 1/4 to 1। ओके, अब ये देखो ये किससे, कर्व से बाउंडेड है, तो कर्व क्या है यहाँ पर, y स्क्वायर इक्वल, तो यहाँ y dx लिखेंगे ना, y dx सिंपल सी, और 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देना, ये एरिया हो जाएगा, बिकॉज ऊपर और नीचे का हमें काउंट करना है। तो 2 इंटू y dx 1/4 to 1, y dx y का वैल्यू कितना आ जाएगा, √x और dx के लिए √x यानी x की पावर 3/2 बनेगा, और ये 3/2 1/4 से 1, ठीक है। तो ये 2/3 तो आ गया बाहर भाई, 2/3 तो बाहर आ गया, 2 इंटू 2/3, और यहाँ से हम 1 रख देंगे, तो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर 1/4 की पावर 3/2, इस तरह से कर देंगे। क्लियर हुआ? आपको क्या करना है, सिर्फ ये वैल्यू पुट करना है यार। तो यहाँ से 1 की पावर कुछ भी 1 हो गया, ये 4/3, तो 1 माइनस 1 का पावर 3/2, 1 4 की पावर ये, तो 2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 यानी कि 1/8 बना। एलसीएम लिया 8 माइनस 1 या 9 यानी कि 4/3, और ये कितना 9/8। क्लियर? सॉरी 9/8 थोड़ी आएगा 7/, गलती हो गई बाई मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई, देखो 8 माइनस है ना, तो ये 7/8 होगा बच्चों। कुछ कैंसिल हो रहा है भाई, 4 8 से हो रहा है, ठीक है, ये कट कर दो 2, तो ये कितना हो गया यहाँ से 7/6 स्क्वायर यूनिट। ये भी ध्यान देना, यदि एरिया पूछा है तो स्क्वायर यूनिट यू विल मेंशन। तो दिस इज द आंसर 7/6। ओके, ये 13 का आंसर था। अब पहुंचते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पर, 14 पर। 14 वाला जो पूछा गया है वो कंप्लीटली केस स्टडी प्रॉब्लम बेस्ड था, केस स्टडी वाला सवाल था, ठीक है ना। और ये प्रोबेबिलिटीज मैंने क्लास के ड्यूरेशन में बता दिया था कि जो चांसेस हैं, जो केस स्टडी सवाल के जो चांसेस हैं वो प्रोबेबिलिटी से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ क्या बोला है कि ए शॉपकीपर सेल्स 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। देखो शॉपकीपर सेल्स 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर, सीड्स A1 A2 A3, 3 सीड्स है ना, A1 A2 A3 बोला इसने। they are sold in the form of mixture where the proportions of these seeds are 4:4:2, यानी 4 4 और 2 के रेशो में ये डिवाइड किए गए, ठीक है ना, A1 A2 A3 सीड्स को। द जर्मिनेशंस, यहाँ बोला है जर्मिनेशंस रेट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सीड्स आर 45%, 60% और 35% रेस्पेक्टिवली, ठीक है। पहली चीज तो ये सवाल समझना है, ये प्रोबेबिलिटी में किस टॉपिक, सब टॉपिक से रिलेटेड है या कौन सी थ्योरी इसमें अप्लाई होने वाली है, ठीक है ना। बेसिकली क्या है, इस पर 2 सवाल पूछे गए हैं, राइट, आगे बता देता हूँ। इस पर 2 सवाल पूछे गए हैं, ये 2 मार्क्स के, ये 2 मार्क्स का है, ये भी 2 मार्क्स का है। क्लियर? तो देखते हैं पहले, हमें यहाँ देखना है 3 तरह के। तो बेसिकली A1 A2 मान लेते हैं भाई, है ना, देयर सॉल्ड, ये टाइप्स ऑफ सीड्स है ना, टाइप्स ऑफ सीड्स है फ्लावर्स का, दैट इज A1 A2 और A3 है। दे आर सोल्ड इन द रेशो ऑफ, ठीक है। तो यहाँ जर्मिनेशन रेट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सीड्स, एक चीज क्या ये इस तरह से बन सकते हैं, तीनों में एक कॉमन हो रहा है जर्मिनेशन टाइप A1 में भी हो रहा है, टाइप A2 में भी हो रहा है, टाइप A3 में भी हो रहा है। तो हमारा काम क्या है, बेसिकली डिफरेंट है, एक कॉमन इवेंट्स हो रहा है। कॉमन इवेंट्स मतलब ये क्या हो गया, बेस थ्योरम वाला रिलेटेड, बेस थ्योरम वाला लगा देंगे क्योंकि ये 45 60 और 35 दिया हुआ है। तो हम एक इवेंट्स मान लेते हैं, लेट बी इवेंट मान लो बच्चों। बी इवेंट क्या बता रहा है, जर्मिनेशन को बता रहा है, जर्मिनेशंस, ठीक है ना।
जर्मी बी इवेंट डिनोट्स फॉर द जर्मिनेशंस, ठीक है, ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सीड, वो लिख दोगे आप, ठीक है। जर्मिनेशंस को अपन बोल लेते हैं भाई। अब क्या क्या गिवन है, यदि मैं यहाँ बात करूँ P ऑफ A1 कितना होगा, इसकी प्रॉपर्टी निकालें, बिकॉज ये इनका टोटल रेशो दिया हुआ है। तो कैन आई राइट 4 बाई, ये टोटल ऐड कर लेना, 4 4 4 2 10 हो गया, तो 4/10 हो गया। P ऑफ A2 आप निकाल लोगे भाई, P ऑफ A2 कितना हो जाएगा, 4/10 ही होगा। P ऑफ A3 कितना हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो जर्मिनेशन रेट्स ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ सीड्स गिवन है, 45% है, 60% है और 35 रेस्पेक्टिवली, ये गिवन है, ओके। तो हम क्या करेंगे, जो बी माना गया, तो हमें क्या क्या गिवन है भाई, बी ऑफ ए बाई ये A1, ठीक है, वो कितना है 45%, यानी कि मैं 45/100 लिख सकता हूँ। सिमिलर P ऑफ बी बाई A2 ऐसे लिखोगे, A2 वाले में 60%, 60/100, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। और P ऑफ एक दिया हुआ है B बाई यानी कि A3 कंडीशनल्स यानी कि 35। देखो ये तो फोटो दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस एक वो दे दिया है इमेज ये दे दिया है। अब हम 1 बाई 1 ये डेटा हमने पहले से लिख लिए हैं, क्लियर। अब हमारा जो सवाल है, क्या क्या सवाल पूछा गया है। पहला सवाल देखते हैं कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड द वैल्यूज, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चोजन सीड्स विल जर्मिनेट, ठीक है। यहाँ देखो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी रैंडमली हो रहा है काम, ठीक है, रैंडमली हो रहा है। चोजन सीड्स विल जर्मिनेट, ठीक है ना। तो सीड्स विल जर्मिनेट, सीड्स तो 3 टाइप्स के थे ना, 3 टाइप्स के थे, यानी कि बेसिकली जो फर्स्ट वाले सवाल में पूछा गया है कि वो जो रेंडमली, तो मतलब A1 को भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास क्या क्या था, मेरे पास ये था A1 सीड्स था, A2 सीड्स था और A3 सीड्स था। मैं इसको रेंडमली बोला है तो इसको भी सिलेक्ट करूंगा, इसको भी हो सकता था, इसको भी सिलेक्ट किया होगा। सीड्स विल जर्मिनेट की बात हो रही है, तो हम जर्मिनेशन माना है, यानी कि P ऑफ B, फाइनली हमसे जो पूछा गया P ऑफ B पूछा गया है फॉर व्हेन ही रेंडमली सेलेक्ट चूजन द सीड्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये कंप्लीटली थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वाला लग रहा है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी 1 बाई 1। तो बेसिकली अपना क्या होगा, अपन क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा P ऑफ A1 इंटू P ऑफ B बाई A1 हो जाएगा, क्योंकि A1 सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद B वाला, प्लस P ऑफ A2 इंटू P ऑफ B बाई A2 प्लस P ऑफ A3 इंटू P ऑफ B बाई A3, राइट। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वाला जब क्लास में बताया होता है इस चीज का, इससे लिखना होता है, सो दैट ये कंप्लीटली P ऑफ B हमारे सामने आ जाएगा। आपको क्या करना है, ये डेटा हम ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये देखो इनकी वैल्यूज आपको रखनी है। P ऑफ A1 4/10 हो गया, P ऑफ A2 4/10, P ऑफ A3 दिस वन, ये 45% है, 60 और 35%। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो बच्चों, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देखो P ऑफ A1 कितना था भाई, रेशो जो दिया था वो 4/10 हो जाएगा, इंटू P ऑफ B बाई A1, वो पहले 45% है, यानी कि ये वाला चलेगा, है ना, प्लस कर देंगे। ये कितना चलेगा, ये 4/10 ही था, राइट। और ये कितना था भाई, देखो ये कितना था, 60%, 60 और 35 चलेगा ना, तो ये 60/100 कर देना, प्लस ये 2/10 था, ठीक है ना, इनटू ये चलेगा 35/100, बस और कुछ नहीं करना। पहले वाले सवाल सिर्फ इसको सोल्व कर लेना बच्चों, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। क्लियर हुआ, यानी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, रेंडमली सेलेक्ट किया है, तो हम 1 बाई 1 अपन सेलेक्ट करते हुए एक काम करेंगे। क्लियर, ये फर्स्ट का वाला, ये फर्स्ट वाला हो गया, राइट, ये फर्स्ट का होगा आंसर, इसे सोल्व कर लीजिएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट लास्ट वाला जो पूछा गया बी वाला, बी में है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द सीड्स इज टाइप ऑफ A2 गिवन दैट अ रैंडमली चोजन सीड्स जर्मिनेट, ठीक है ना। रुको, यहाँ पर क्या है, रैंडमली गिवन दैट रैंडमली चोजन द सीड्स है, ओके। तो हम इसमें गिवन दैट वाला क्वेश्चन अराइज हुआ है, मतलब कोई ना कोई चीज पहले से गिवन है और A2 के बारे में पूछा गया है, तो दैट्स मीन्स ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड हो गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम क्या लिखते हैं, क्या लिखोगे इसमें, जो बी वाला है, देखो इसमें फाइनल A2 के बारे में बात तो हो रही है, और गिवन दैट जो गिवन है वो जर्मिनेट्स वाला है, तो गिवन है तो अपन क्या निकालेंगे, P ऑफ, अच्छा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये तो बेस थ्योरम पर बेस्ड है, आई थिंक बेस थ्योरम पर, बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ, इवेंट्स अलग अलग हो रहे हैं ना, तो बेस वाला लगेगा, और हमें बेस के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, A2,
यानी कि यहाँ क्या लिखूंगा बच्चों, A2/B ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल। अब ये बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर P ऑफ A2 आ जाएगा, P ऑफ A2 सॉरी, यहाँ क्या करोगे P ऑफ A2 इंटू P ऑफ, इसका उल्टा कर दोगे भाई B/A2 कर दोगे, राइट, डिवाइड बाई, नीचे क्या है सभी का सम लिखना पड़े। सभी का सम का मतलब क्या हुआ यार, P ऑफ B लिख दो यार, बस खत्म। आपको क्या करना है, ये एक दूसरे से रिलेटेड सवाल हो गए बच्चों, आपको क्या करना है, ये वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू नीचे तो रखोगे यार, वही तो सेम आने वाला है, ठीक है ना। P ऑफ B यहाँ से आप रखोगे, क्लियरली ध्यान दीजिए, यहाँ से आप पुट कर देना, ये वैल्यू आप P ऑफ A2 ये लिखा हुआ P ऑफ A2 इंटू P ऑफ B ये बीच वाली होगी ऊपर आ जाएगी। बात समझ में आ गई ना, बात समझ में आ गई ना। तो 4/10 इंटू 60/100 डिवाइड बाई P ऑफ B, और P ऑफ B का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देना बच्चों, दैट्स वही आंसर होगा। तो ये आई थिंक मुझे लगता है कुछ बच्चों के प्रति प्रैक्टिस नहीं है, कुछ ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, तो हो सकता है वो यहाँ अटक जाए, ठीक है ना, ये सवाल उसमें नहीं बने, बट ये इजी था, यदि आप ट्राई करते तो ये बन जाता। क्लियर हुआ चीज। तो ओवरऑल ये 14 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट, 14 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे कंक्लूजन यही निकला है कि टोटल जो पेपर है सेट 1 आई थिंक ये इजी से मॉडरेट वाला है। मैं ये इसको डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए थी। जिन बच्चों का अच्छा हुआ है दैट्स गुड, ऑल द बेस्ट, उनके लिए अच्छे मार्क्स आएंगे ओवरऑल। तो यहीं पर अपन इसको फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू।